हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PWB पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में जो चल कुंडली धारामापी का दूसरा भाग है अर्थात किलकित कुंडली धारामापी, इस पर आधारित जो वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आपको ये बता दें कि सबसे पहले जो है यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है इसकी व्याख्या को आपको समझाया जाएगा और इसके बाद में इस पर आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ हमने लिखा है और जितने भी प्रश्न हैं इन सभी के उत्तर को भी बताया जाएगा। हालांकि यदि आप इस चित्र के बारे में पूरा समझ लेंगे तो जैसे ही पूरे चित्र की व्याख्या आप समझ लेते हैं तुरंत ही आप यहाँ देखेंगे कि जो ये प्रश्न दिए गए हैं ये सभी प्रश्न आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से सलूशन के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। यदि किसी भी विद्यार्थी को प्रश्न का उत्तर लिखने की आवश्यकता होगी तो वह प्रश्न को लिख भी सकते हैं और उसी के साथ में यदि उत्तर भी लिखना उनको होगा तो जो भी उत्तर बोला जाएगा यहाँ पे उसे उस प्रश्न के नीचे उत्तर को लिख सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले चित्र पर ध्यान देना जरूरी है, इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है इसका भी पूरा सलूशन बताया जाएगा। और लिखने का जो तरीका आपको बताएं तो आप पहले प्रश्न को लिखेंगे, प्रश्न के बाद पहले का उत्तर आप लिख देंगे, फिर दूसरे प्रश्न को लिखेंगे, फिर उसके बाद में उसका उत्तर लिखेंगे, फिर तीसरे प्रश्न पर चलेंगे, फिर उत्तर लिख देंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न उत्तर के रूप में आगे ये चलता रहेगा। और जितना ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 18 प्रश्न लिया गया है और इन 18 प्रश्नों का उत्तर अभी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। चलिए तो चित्र में चलते हैं। तो आप सबसे पहले ध्यान जो अपना पूरा है वो केवल और केवल चित्र पर लगाएंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं चित्र में। चित्र में आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले एक कुंडली ली जाएगी और जो ये कुंडली होती है वह बाहर से ये तांबे के तार के द्वारा बनी होती है। आपको फिगर बनाना यहीं से जो है और यहीं से ही इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया कि एक कुंडली लिया गया है आयताकार, और ये जो आयताकार कुंडली बाहर से एकदम ली गई है वह तांबे के तार की बनी होती है। इसके अंदर एल्युमिनियम रहता है और ये एल्युमिनियम जो है इसी पर ही लोहे की मुलायम क्रोड को रखा रहता है। तो जो लोहे की ये मुलायम क्रोड है यह एल्युमिनियम के चारों ओर से बॉक्स में बंद रहती है और ये पूरा जो भाग रहता है वह या उस पर या पूरे भाग पर बाहर से एक तांबे के तार की आयताकार कुंडली लपेट करके बना दी जाती है। तो इतनी बातें आप समझ पाए हैं कि जो ये आपका इस रूप में बना है ये चित्र में ये लोहे का क्रोड है। इसके बाद ये जो बना हुआ है आयताकार ये एल्युमिनियम का है भाग और इसके एकदम से बाहर जो बना हुआ है वह तांबे के तार की आयताकार कुंडली है। अब इसमें जो ये कुंडली है आयताकार इसे आप देख पा रहे हैं यहाँ एक शब्द लिखा है चूल। चूल को हम लोग ये समझें किनारा, और यहाँ भी ये जो बना है ये भी आपका चूल ही है। तो जो ये कुंडली होती है इसे इन दोनों चूलों के बीच में ऐसे लटका दिया जाता है। यदि आप इस फिगर को देखेंगे और ऐसे बना दिया जाए, मतलब ये ऐसे है और ऐसे बना दिया जाए तो यहाँ पर जो उस कुंडली को रोकने वाले सिरे हैं वहीं पर ही चूल का उपयोग किया जाता है। तो चूल के लिए हम लोग कहेंगे कि चूल ऐसे यंत्र या ऐसे भाग होते हैं जिनके बीच में पूरी कुंडली को लटकाई जाती है। तो चूल क्या है? किनारों का भाग है और इसी के बीच में ही इस पूरी कुंडली को जो आयताकार कुंडली यहाँ पर है इसे लटका दिया जाता है। यहाँ पर स्प्रिंग देख रहे हैं, एक स्प्रिंग है ऊपर की ओर लगा है, इसे हमने T1 नाम दिया है, और एक स्प्रिंग आप देख पा रहे हैं नीचे की ओर है जिसका नाम T2 हो जाएगा। स्प्रिंग क्या करता है?
स्प्रिंग जो है इस कुंडली में ऐंठन बल युग्म प्रदान करता है। एक बल यहां से लगेगा और एक बल यहां से लगेगा, तो एक बल यहां का एक बल यहां का मिलकर के ये बल युग्म कार्य करता है। तो ये आपका इतनी व्याख्या हो गई। अब इसके बाद में क्या करते हैं, जो ये पूरा आयताकार कुंडली होता है, इसे चुंबक के दो ध्रुव खंडों, एक ध्रुव खंड आपका यन है और दूसरा ध्रुव खंड यस है, इसी दोनों ध्रुव खंडों के बीच में इस आयताकार कुंडली को लटका दिया जाता है। कुंडली का जो ये ऊपरी सिरा होता है, इसमें एक लंबा संकेतक लगा रहता है और ये संकेतक जो है यहां पर देखिए एक मतलब संख्या कुछ दी गई है और ये संख्या जो है मापने के लिए उपयोग की जाती है। तो हम जो यहाँ पर कुंडली का विक्षेप उत्पन्न होता है उसको मापने के लिए संकेतक का उपयोग करते हैं और यह संकेतक जो है यह एल्युमिनियम का बना होता है। चलिए इतनी बार आप समझ पाए हैं। अब एक बार और ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बताया गया क्या, सबसे पहले बताया गया कि जो एक कुंडली है यह लोहे के क्रोड को अंदर रख करके बनाई जाती है। मतलब लोहे की क्रोड अंदर होगा, उसके बाहर से जो है एल्युमिनियम का आवरण होगा और सबसे बाहर जो है यह तांबे के तार की कुंडली को इसके ऊपर लपेट करके बनाया जाता है। अब आप ये कहेंगे ये लपेटना गोलाकार में या बेलन आकार में नहीं, यहीं से इसी के ऊपर इस प्रकार से ऐसे कई फेरों को ऐसे लपेट करके यहाँ पर आयताकार कुंडली बना दी जाती है। जो ये आयताकार कुंडली होती है दो चूलों के बीच में झूलती है या फिर दो चूलों के बीच में स्थिर रहती है। एक चूल ऊपर है एक चूल नीचे, अर्थात ये जो कुंडली है ये किसी भी ओर गिरने नहीं पाएगा, इसीलिए चूल को यहां लगाया गया है। स्प्रिंग जो ये कुंडली है इसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा है जिसे T1 कहा गया, एक स्प्रिंग जो है यहाँ नीचे लगा हुआ है इस कुंडली के जिसे T2 कहा गया। और जो ये स्प्रिंग है जब इसे घुमाया जाता है तो यहाँ पर इसके द्वारा भी ऐंठन बल लगता है, इसके द्वारा भी ऐंठन बल लगता है, तो ये दोनों मिलकर के ऐंठन बल युग्म प्रदान करते हैं। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं ये स्प्रिंग है, ऐंठन बल युग्म प्रदान करते हैं। फिर बता दिया गया कि जो ये आयताकार कुंडली होती है इसे दो चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच में रखा जाता है जिससे कुंडली को पर्याप्त मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र मिल सके। इसके बाद बताया गया कि जो कुंडली का सिरा होता है या कुंडली का विक्षेप पढ़ने के लिए एक लंबा संकेतक होता है और यह संकेतक एल्युमिनियम का बना होता है। फिर यहाँ पर जो कुंडली है इसी से संकेतक को जोड़ करके जो पैमाना रहता है जिस पर हम लोग मापते हैं उसी पर जोड़ दिया जाता है और इसके द्वारा ये पता चलता है कि धारा जो है वह कितनी विक्षेपित हो रही है। चलिए इतनी बातें तो आप समझ पाए हैं। अब सीधे आइएगा तो हम लोग प्रश्न पे चलेंगे। इतनी बातें जिसको क्लियर हो गई हैं लगभग वो प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि जो भी प्रश्न पिछले वाले लेक्चर में बताया गया था निलंबित कुंडली धारामापी में, उसमें से भी लगभग कुछ प्रश्न इसमें हूबहू मिलेंगे। इसीलिए जिसने भी पीछे का लेक्चर देखा होगा तो उनके लिए ये प्रश्न 18 नंबर तक नहीं, मात्र लगभग उन्हें 8 से 10 प्रश्नों को एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा या फिर 5 से 6 ही प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक क्रम से। हालांकि हम किसी भी प्रश्न का उत्तर स्किप नहीं करेंगे, पीछे बताया गया है तो ठीक है, इसमें भी आपको बताया जाएगा। चलिए अब चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। दिया गया है चल कुंडली धारामापी क्या होता है। तो चल कुंडली धारामापी एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा वैद्युत धारा को मापा जाता है। तो यहां लिखेंगे कि चल कुंडली धारामापी एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा वैद्युत धारा के विक्षेप को पढ़ा जाता है या फिर आप कहिए जिसके द्वारा वैद्युत धारा को मापा जाता है। चल कुंडली धारामापी कितने प्रकार का होता है या कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होगी? दो। जो चल कुंडली धारामापी है या दो प्रकार की होती है। पहले का नाम है निलंबित कुंडली धारामापी जिसकी पूरी व्याख्या पिछले लेक्चर में हुई है, और दूसरा है कीलकित कुंडली धारामापी जो कि आपके सामने यहां बना हुआ है। तो चल उत्तर यहां से निकल गया कि चल कुंडली धारामापी दो प्रकार की होती है।
पहले का नाम है निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरे का नाम है कीलकित कुंडली धारामापी। चलिए तीसरा, कीलकित कुंडली धारामापी में चूल का क्या कार्य होता है? तो चूल जो है वे पदार्थ होते हैं या वे वस्तुएं हैं जिनके बीच में इस पूरी कुंडली को रख करके घुमाया जाता है या फिर जिसके बीच में इस कुंडली को स्थापित किया जाता है। ये दोनों नहीं रहेंगे तुरंत ये कुंडली गिर जाएगी और ये अपना कार्य नहीं कर पाएगा। तो इन्हीं चूलों के बीच में ही कुंडली को रखा जाता है। उत्तर निकलेगा कि कीलकित कुंडली धारामापी में चूलों के बीच में ही कुंडली को लटकाई जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस कुंडली का विक्षेप किससे मापा जाता है? अभी आपको हमने यहाँ चित्र में बताया है, इस कुंडली का विक्षेप पढ़ने के लिए एक संकेतक होता है। तो यहाँ लिखेंगे इस कुंडली का विक्षेप संकेतक द्वारा मापा जाता है। चलिए इसके सामने हम यहाँ लिख दे रहे हैं उत्तर संकेतक। चलिए संकेतक द्वारा मापा जाता है। इस कुंडली का सिद्धांत क्या है? इस कुंडली के सिद्धांत में यह बताया गया है कि जो ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, जब इसे घुमाया जाएगा तो यहाँ पर प्रत्यानयन बल युग्म लगने के कारण उस पर जो बल आघूर्ण का मान होगा वह टाउ बराबर NIAB प्राप्त होगा। चलिए नीचे का मिट गया है, फिर से चलिए हो गया। तो जो बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक यहाँ पर मिलेगा टाउ बराबर NIAB मिलेगा। चलिए तो ये कुंडली का सिद्धांत हो गया। इस कुंडली का सिद्धांत यह है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके घुमाया जाता है तो उस दौरान उस कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। और क्यों कार्य करता है? क्योंकि बल युग्म लगेगा, तो बल युग्म लगने के कारण इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जिसका मान टाउ बराबर NIAB होता है। चलिए उत्तर हो गया। धारामापी की कुंडली के बीच में नर्म लोहे की क्रोड क्यों रखते हैं? तो आप देखेंगे कि जो ये धारामापी बाहर से लपेटी गई है, इसके बीच में लोहे की क्रोड रखी जाती है और वो भी मुलायम लोहे की या फिर नर्म लोहे की क्रोड रखी जाती है। इसका कारण यह है कि जो ये मुलायम या नर्म लोहे का क्रोड होता है, वहां जितना भी कुंडली के पास में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनको अपने केंद्र की ओर खींच लेता है और जैसे ही केंद्र की ओर खींचेगा तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वह प्रबल हो जाता है। तो उत्तर आप यहां लिखेंगे कि धारामापी की कुंडली के बीच में नर्म लोहे की क्रोड इसलिए रखते हैं क्योंकि नर्म लोहे की क्रोड कुंडली के भीतर सभी चुंबकीय बल रेखाओं को अपने केंद्र की ओर इकट्ठा कर लेता है और इसके कारण इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वह प्रबल हो जाता है। चलिए व्याख्या इतनी हो गई। इसके बाद है इस धारामापी के द्वारा कौन सी धारा का मापन किया जाता है? तो सीधे आप कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। तो आप यहां उत्तर लिख लें इसका, प्रत्यावर्ती धारा। चलिए प्रत्यावर्ती धारा का मापन किया जाता है। धारामापी की धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जाती है? तो आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि धारामापी की धारा सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए तीन यहां पर ऐसे संकेत हम आपको बता दे रहे हैं, N, A, B। इन तीनों के मान को बढ़ाना पड़ेगा तथा जो तीसरा मान है C, इसके मान को घटाना पड़ेगा। तो यहां पर NAB बगल में तीर का निशान बनाए हैं। तीर का निशान ये मतलब बताता है कि इन तीनों का मान बढ़ाना पड़ेगा और C का जो मान है वह तीर का निशान नीचे की ओर लेकर के है, इसलिए C का मान घटाना पड़ेगा। संकेत आप जान लीजिए। N क्या है? फेरों की संख्या। जो ये कुंडली बनी हुई है इस पर जो ये बाहर से तांबे के तार को लपेटा गया है, इसमें फेरों की संख्या कितनी है ये बढ़ा करके सुग्राहिता बढ़ाते हैं। दूसरा है A मतलब क्षेत्रफल। ये कुंडली आखिर कितनी लंबी चौड़ी है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर है। B मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र। जो लोहा है या जो लोहा लिया गया हार्ड है या मुलायम है, तो मुलायम लिया गया है जिससे इसका चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो और वहां पर धारा की जो सुग्राहिता है उसे बढ़ाई जा सके। लेकिन C जो आपका है मरोड़ दृढ़ता, इसके मान को जो है कम करना पड़ेगा। उत्तर क्या लिखेंगे? धारामापी की धारा सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए कुंडली में फेरों की संख्या
कुंडली का क्षेत्रफल तथा कुंडली के पास में या कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान को बढ़ाना पड़ेगा तथा सी के मान को घटाना पड़ेगा। चलिए आगे हेडिंग है धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता को कैसे बढ़ाई जाती है। तो यहां भी धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए NAB के मान को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन C और R के मान को जो है ये घटाना पड़ेगा। C और R के बगल में हमने तीर का निशान नीचे की ओर लगाया है, इसका मतलब C भी घटाना पड़ेगा और R भी घटाना पड़ेगा। यहाँ N बढ़ेगा, A बढ़ेगा, B बढ़ेगा। N का सिंबल बता दिए हैं जो फेरों की संख्या है, A का मतलब हो गया कुंडली का क्षेत्रफल, B हो गया चुंबकीय क्षेत्र, C आपका है मरोड़ दृढ़ता और R जो आपका है वह प्रतिरोध होगा। तो धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए NAB बढ़ाना पड़ेगा तथा C और R का मान घटाना पड़ेगा। ये उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर इस उत्तर को आप दो तरीके से बता सकते हैं, जैसे हमने भी कहा N को बढ़ाना पड़ेगा, आप कह सकते हैं फेरों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। हमने कहा A को बढ़ाइए, तो आप कहिए क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है जिसका संकेत जहां पर है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। आगे दिया है स्प्रिंग का क्या कार्य होता है। तो आप देख पा रहे हैं चित्र में यहाँ दो स्प्रिंग लगी हुई हैं और दोनों स्प्रिंग जो हैं, पहला स्प्रिंग है T1, दूसरा है T2 और दोनों के द्वारा यहाँ पर ऐंठन बल कार्य करता है, ऐंठन बल उत्पन्न होता है। तो यहाँ कहेंगे कि स्प्रिंग के द्वारा ऐंठन बल उत्पन्न होता है। चलिए आगे है इस धारा मापी का विक्षेप किससे पढ़ा जाता है। तो ऐसा प्रश्न अभी हमने लिख दिया था। इस कुंडली का विक्षेप किससे मापा जाता है, संकेतक से। इस धारा मापी का विक्षेप किससे पढ़ा जाता है, संकेतक से। चलिए ये आपका लगभग 2 बार हो गया, लेकिन आप देखेंगे प्रश्न के यहाँ कुंडली का विक्षेप है, यहाँ धारा मापी का विक्षेप है। चलिए उत्तर हो गया। इसे अमीटर में कैसे बदलते हैं। तो अमीटर में बदलने के लिए ध्यान दीजिएगा कि जो ये आपका कुंडली होता है इसी के समांतर क्रम में एक बहुत निम्न प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। तो यहां लिखेंगे कि कुंड या हमें इसके साथ ऐसे इसके साथ अमीटर को समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध को संट भी कहते हैं, संट के साथ जोड़कर चलिए उत्तर यहां पर हो गया है कि अमीटर में कैसे बदलेंगे। तो जो ये आपका यहां पर पूरा कुंडली लिया गया है इसी के साथ में जो है अमीटर समांतर क्रम में जुड़ेगा और समांतर क्रम में जुड़ने के साथ साथ वहां पर जो प्रतिरोध होगा वह निम्न होगा और निम्न होने के साथ साथ आप उसे संट भी कह सकते हैं। चाहे आप कहिए कि इस कुंडली या इस धारा मापी को अमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है अथवा अमीटर को समांतर क्रम में संट के साथ जोड़ करके इसे जो है अमीटर में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न है इसे वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए अब यहां पर बनाना पड़ेगा इसके साथ वोल्ट मीटर को। चलिए यहां पर इसको हटा करके फिर से बना दिया जाए उत्तर को। चलिए इसके उत्तर को हम बना दे रहे हैं यहीं पर। चलिए उत्तर को लिखेंगे कि इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगाकर, चलिए उच्च प्रतिरोध का तार लगाकर
तो क्या उत्तर बनेगा कि वोल्ट मीटर में या धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इस धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को लगा करके जो है उच्च प्रतिरोध का तार लगा करके बदल लिया जाता है। आगे है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श अमीटर वही होगा जो किसी भी प्रकार से प्रतिरोध के मान को बढ़ाए नहीं बल्कि घटाए, और घटाएगा कितना? तो अधिक से अधिक शून्य कर सकता है, क्योंकि प्रतिरोध कभी ऋणात्मक में नहीं होता। तो आप ये कहेंगे कि इसका मान जो है या इस प्रतिरोध या इस स्थिति के लिए जो प्रतिरोध है उसका मान शून्य होना चाहिए। तो यहां उत्तर हो जाएगा एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वह जो है अच्छे प्रकार से कार्य करे या आदर्श अमीटर हो आदर्श वोल्ट मीटर हो तो उसके लिए आर का मान या प्रतिरोध का मान इनफाइनाइट होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। चलिए, संकेतक किसका बना होता है? संकेतक एल्यूमिनियम का बना होता है। तो यहां आप लिख लीजिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। चलिए, उत्तर हो गया। निलंबित कुंडली और कीलकित कुंडली धारा मापी में क्या अंतर है? ये प्रश्न अवश्य ही पूछा जाएगा। निलंबित कुंडली और कीलकित कुंडली धारा मापी में क्या अंतर है? निलंबित कुंडली जो धारा मापी होती है उसका विक्षेप लैंप तथा पैमाने की सहायता से पढ़ा जाता है, जबकि कीलकित कुंडली धारा मापी का जो विक्षेप है वह एल्यूमिनियम से बने एक संकेतक के द्वारा पढ़ा जाता है। तो ये आप उत्तर दे देंगे कि निलंबित कुंडली का विक्षेप लैंप तथा पैमाने की सहायता से पढ़ा जाता है, जबकि कीलकित कुंडली धारा मापी का विक्षेप एक लंबे एल्यूमिनियम के बने संकेतक के द्वारा पढ़ा जाता है। चलिए, अंतिम प्रश्न, इस धारा मापी के द्वारा कितनी धारा मापी जा सकती है? तो इसके द्वारा जो है 10 के पावर -6 एम्पियर की जो धारा होगी वह इस कीलकित कुंडली धारा मापी के द्वारा मापी जा सकती है। चलिए, तो आप पहले इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट। चलिए, स्क्रीनशॉट आपका हो गया है। अब यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। यहां पर जो भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों को हमने एक एक करके बता दिया। इससे पहले आपको हमने बताया तरीका कि सबसे पहले फिगर जो है अच्छे तरीके से आना चाहिए। जो भी वर्ड लिखे गए हैं इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। जैसे तांबे के तार की कुंडली ही क्यों ली गई है? तो हमने आपको बताया है तांबे में वैद्युत धारा का प्रवाह तेजी से होता है, इसलिए कुंडली तांबे के तार की ही बनाई जाती है। इसी प्रकार आप देखेंगे जैसे जो पंखा होता है उसमें एल्यूमिनियम की भी कुंडली बनाई जाती है और तांबे की भी बनाई जाती है। तांबे के द्वारा बनी हुई जो भी कुंडली है, जो भी पंखा होगा वह जो है बहुत तेज गति से चलता है, लेकिन एल्यूमिनियम बाइंडिंग जो होता है वह उसकी अपेक्षा थोड़ा सा स्लो रहता है और खराब होने में भी एल्यूमिनियम जल्दी खराब हो जाता है, जबकि तांबा जो है जल्दी नहीं खराब होता। चलिए, तो जितने भी वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी होना, और जानकारी होने के बाद में जो है यहाँ पर इस प्रकार जो भी प्रश्न आए हुए हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता होना। यदि आप इतना कर लेते हैं, यदि आपने इस टॉपिक पर अपना चार्ट पेपर बनाया है तो किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगी। ये आपके लिए इतने सफिशिएंट प्रश्न हैं कि जो कि एग्जामिनर कहीं से भी आए तो ये प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे। मिलेंगे हम नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।